गधे का रास्ता। जम्पू नाम के गांव में बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा था। गांव के लोग शहर तक पहुंचने के लिए कई जंगलों को पार करके जाते थे। हे भगवान, मैं तो कहती हूँ किसी और गांव में चलकर रहते हैं। हमारे गांव में तो सड़क तक नहीं है। किस तरह विकास होगा हमारे गांव का? तुम जमींदार से जाकर बात करो, पंचायत के प्रधान से बात करो, अरे कुछ तो करो। गांव की सभी औरतें बहुत ज्यादा परेशान थीं। गांव में विकास न होने के कारण बच्चे भी बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे थे। गांव के सभी लोग मिलकर सरपंच के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। मैं तुम सब लोगों की बात समझ सकता हूँ, लेकिन गांव से शहर तक का रास्ता बनाने में बहुत खर्चा लगेगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? चलो मैं कुछ सोचता हूँ। सरपंच बहुत सोचता है और फिर उसे लोगों से सलाह मिलती है कि उसे सरकारी लोगों से मदद लेनी चाहिए। वो कुछ सरकारी लोगों को अपने गांव तक ले आता है और उनसे कहता है, महाराज, ये रास्ता जाता है गांव से शहर तक। अगर आप इसे एक पक्की सड़क में बदल देंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वो सरकारी लोग पूरी सड़क का मुआयना करते हैं। उनमें से एक आदमी सरपंच से पूछता है, सरपंच जी, इस रास्ते का आपको कब पता चला और कैसे? अरे साहब, बड़ा मजेदार किस्सा है। गांव के सभी गधे इसी रास्ते से शहर जाते हैं और उनमें सबसे होशियार है मेरा गधा बिरजू। बस हम लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं शहर तक। सालों से सरपंच उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था। यह बात सुनकर सभी कर्मचारी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी सरपंच की पत्नी वहाँ आती है। ये चाय लीजिए। ये लोग हंस क्यों रहे हैं जी? अरे भाभी जी, कुछ नहीं, हम लोग तो बस गधे वाले रास्ते के लिए हंस रहे हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं, आपके गांव के पीछे ही शहर है, लेकिन आप लोग तो भला गधे का ही पीछा कर रहे हैं। अगर नए रास्ते से जाया जाए तो आपके गांव से शहर का रास्ता आधा हो जाएगा। यह बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सरकारी मदद से नया रास्ता भी बनता है और सबकी हैरानी दूर भी हो जाती है और गांव में खुशहाली आ जाती है। दो प्यारे बंदर भाई। बंदर का एक परिवार जंगल के पास रहा करता था। एक दिन उनकी माँ उनके लिए बहुत सारे केले तोड़ कर लाती है और कहती है, लो बेटा, तुम सबके लिए केले लाई हूँ, दोनों मिलकर खाना। और इतना याद रहे कि केले के छिलके इधर उधर नहीं फैलाने हैं। ये देखो, ये छोटा सा डस्टबिन है, इसके अंदर डाल देना, गंदगी नहीं फैलेगी। नहीं तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है बेटा। कोई बात नहीं माँ, हम ऐसा ही करेंगे। इतने सारे केले, आज तो मजा आ जाएगा। क्या तुम बनाना का शेक भी बनाओगी? हाँ हाँ, बना दूंगी। तो बनाओ। कुछ केले लेकर बंदर की माँ घर की रसोई में चली जाती है और वहाँ पर बनाना शेक बनाने लगती है और बाहर बच्चे खूब सारे केले लेकर लगातार खाते जा रहे थे। लेकिन वो एक बात तो भूल ही गए थे कि उनकी माँ ने उन्हें छिलके नीचे ना फेंकने की सलाह दी थी। दोनों इतनी मस्ती में थे कि खाते ही चले गए, लगातार केले खाते और छिलके नीचे फेंक देते। जब छोटा भाई उठने को हुआ तो उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। ओ, मम्मी! और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। अरे अरे, चुप हो जा, माँ आ जाएगी और माँ आएगी तो जरूर ये कहेगी कि तुमने छिलके नीचे क्यों फेंके हैं। उठ जा उठ जा। दूसरा बंदर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छोटा नन्हा बंदर लगातार रोता है। तभी बंदरों की माँ अंदर से बाहर आ जाती है। ये क्या, चोट लग गई ना? मैंने समझाया था तुम दोनों को कि केले के छिलके नीचे नहीं फेंकने, पर तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो उठाओ इन्हें। केले उठाकर दोनों बंदर फटाफट डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन दूसरे बंदर को काफी चोट आई थी। बंदर की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। घर लौटते वक्त छोटा बंदर कहता है, माँ, आज मेरे कारण सारा मूड खराब हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगा। जैसा आप कहते हो वही करूँगा। तो फिर ये लो, संतरा खाओ। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। संतरा खाने के बाद छिलका कहाँ फेंकोगे ये बताओ? डस्टबिन में।
अब छोटा बंदर ये बात सीख चुका था कि चाहे वो जो मर्जी चीज खाए, कोई भी फल खाए, लेकिन उसका छिलका हमेशा वो कूड़ेदान में ही डालेगा। आलू कचालू आइसक्रीम। आलू और कचालू दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता किया करते थे और दोनों साथ में खेलते, साथ में मजे करते थे। उनके घर के सामने से एक दिन एक आइसक्रीम वाला गुजरा। आइसक्रीम ले लो, आम की आइसक्रीम ले लो, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आइसक्रीम। आलू ने कचालू से कहा, अरे वाह, आइसक्रीम, ये तो मैंने कभी नहीं खाई। चलो कचालू भाई, चलकर हम आइसक्रीम खाते हैं। कचालू ने कहा, अरे नहीं नहीं आलू, तुम क्या कर रहे हो? जानते नहीं, आइसक्रीम खाने से ही तो गला खराब होता है। अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। और शाम को जानते हो ना, हमें शादी में भी जाना है। वहाँ तुम्हारा गाना सबको पसंद है, फिर कैसे गाना सुनाओगे? कचालू के बहुत समझाने के बाद भी आलू नहीं माना और जाकर आइसक्रीम खाने लगा। आहा, मजा आ गया, स्वादिष्ट आइसक्रीम। अरे भैया, और 2 आइसक्रीम दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आलू ने 3-4 ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली और वापस घर आकर सो गया। शाम को कचालू ने उससे कहा, अरे अरे, अब सोते ही रहोगे या चलना भी है? जानते नहीं, हमें आज दावत पर जाना है। चलो उठो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आलू कचालू के साथ तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों शादी में पहुंचते हैं, सभी लोग आलू को गाना गाने के लिए कहते हैं। अरे अरे आलू भाई, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं। कोई भी शादी ब्याह हो, आपके गाने के बिना तो वो अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्योंकि आलू वहाँ का राजा था और आलू को सभी बहुत पसंद करते थे। आलू का अच्छे से स्वागत हुआ, उसे स्टेज पर बुलाया गया। लेकिन आलू ने जैसे ही माइक हाथ में लिया, उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अलग अलग आवाजें निकालने लगा आलू, और यह देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आलू भाई, ये क्या कर रहे हो? आप गाना क्यों नहीं गाते? मैंने तो इसे पहले ही कहा था। आज इसने 5-6 आइसक्रीम खाई हैं, वो भी एकदम ठंडी। देखा ना, मैंने कहा था तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। बेचारा आलू आवाजें निकालता रहा, लेकिन उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा था। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और आलू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। आगे से मैं ज्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। 2 चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास 2 सोने की बकरियां थीं। असल में वो सोने की नहीं थीं, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं हैं, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी चमड़ी खराब हो रही है। ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो, हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा। चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है? ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियां बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया
आज कुछ भी हो जाए इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं। जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा हार और पैसे लेकर खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे, दोनों बकरियां कहाँ गई? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थीं, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे, ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं।